अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है 13.4। ये एग्जाम्पल कहीं मिस हो गई थी तो मुझे याद आया तो मैंने ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है 3.13.4 और एट द एंड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है 13.8। आज के लेक्चर में ये दो चीज़ें हैं, एक एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल। तो पहले हम स्टेटमेंट रीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल 13.4 की स्टेटमेंट के लिए मैं टेक्स्ट बुक आपके सामने रखता हूँ। जी बेटा, एग्जाम्पल 13.4। The potential difference between the terminal of the battery in open circuit is 2.2 वोल्ट। ये एग्जाम्पल बोर्ड में अक्सर आई है, तो इसमें जो पॉइंट्स क्लिक करने वाला है वो है ओपन सर्किट। जिन बच्चों को ये याद रहेगा कि ये वर्ड ओपन सर्किट, ये निशानी, ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ। आपको याद होगा ओपन सर्किट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बीटा बराबर होते हैं। ओपन सर्किट का मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो है, तो उस वक्त बैटरी की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर। अब यहाँ 2.2 वोल्ट ये बेसिकली क्या है? ईएमएफ। आप देख सकते हैं ईएमएफ 2.2 वोल्ट। हालांकि ऊपर स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चा कहता है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर ये तो वी होना चाहिए। वी नहीं, जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है वो इसे वी मानेंगे। गलत है। कौन सा सर्किट है बेटा? ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट। तो आपको ये याद रखना है, ओपन सर्किट में करंट आई हमेशा ज़ीरो होता है। ओपन सर्किट में करंट आई ज़ीरो। फार्मूला आपको याद होगा जी, ईएमएफ इक्वल वी प्लस आई स्मॉल आर। फार्मूला याद है आपको? अब ओपन सर्किट में करंट है बेटा ज़ीरो। इस करंट आई की जगह आप ज़ीरो दर्ज कर दें। ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट ज़ीरो, तो ई इक्वल वी। तो आपके सामने है ओपन सर्किट में ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हालांकि स्टेटमेंट में ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया, लेकिन ओपन सर्किट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बराबर ईएमएफ के, तो हम 2.2 लिखेंगे। ई की वैल्यू है 2.2। ई की वैल्यू 2.2। ये पहला नुक्ता, इसलिए वजाहत की। समझने वाली बात, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो जानते हैं। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, फिर हमने कनेक्ट किया इसे रेजिस्टेंस के साथ R5 ओम। जैसे ही रेजिस्टेंस से करंट गुजरा, पोटेंशियल फॉल, पोटेंशियल में कमी 1.8 वोल्ट, V 1.8। ये पोटेंशियल ड्रॉप V है। असल बैटरी की ईएमएफ 2.2 ज़्यादा है। जब सर्किट क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ रेजिस्टेंस से, पोटेंशियल ड्रॉप V 1.8। कैलकुलेट करें, एक करंट मालूम करना है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो डेटा बनाते हैं स्टेटमेंट को सामने रखते हुए। ई है आपके पास 2.2 वोल्ट। हिंट आपको बताया गया, ओपन सर्किट, सारी वजाहत मैंने की। R5 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप V है 1.8 वोल्ट। दो चीज़ें मालूम करनी है,
एक मालूम करना है करंट I और एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो पहले हम ओहम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल आई आर, यहाँ से करंट I हासिल करें तो I इक्वल V बटा R। डेटा में कीमत V और R की मौजूद है, V 1.8 R 5, दोनों को डिवाइड करें तो आपको आंसर मिला करंट I। तो करंट I आ गया 0.36 एम्पेयर। करंट I के बाद अब हमने मालूम करना है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। जी बेटा, तो दोबारा फार्मूला आपके सामने, ये अभी मैंने बताया, EMF E इक्वल होता है V प्लस I स्मॉल r। V पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, E माइनस V। हमें क्योंकि स्मॉल r चाहिए, करंट I मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो फार्मूला करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस R मालूम करने का फार्मूला E माइनस V बटा I। कीमतें दर्ज करें, E की वैल्यू 2.2, V 1.8, करंट अभी मालूम किया 0.36। सॉल्व करेंगे तो बैटरी में मौजूद इंटरनल रेजिस्टेंस 1.11 ओहम, 1.11 ओहम। तो यहाँ हमारी ये एग्जाम्पल 13.4 मुकम्मल। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक आखिरी न्यूमेरिकल बाकी था, न्यूमेरिकल 13.8 समझने वाला न्यूमेरिकल, लेंथी न्यूमेरिकल। तवज्जो से बेटा 13 चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सर्किट वाले सब आपको सॉल्व कराएं, तवज्जो करेंगे ताकि न्यूमेरिकल गलत ना हो। बाकायदा क्वेश्चन पेपर में सर्किट डायग्राम बना हुआ मिलेगा। तो पहले हम स्टेटमेंट की जानिब आते हैं। जी बेटा, न्यूमेरिकल है 13.8, लास्ट आखिरी न्यूमेरिकल 13.8। जी क्या कहता है, फाइंड द करंट, मालूम करना है। एक आपने बेटा करंट एंड पावर डेसिपेटेड, दूसरा मालूम करना है पावर डेसिपेशन। फाइंड द करंट, एक मालूम करें करंट, दूसरा मालूम करना है पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर। ये फिगर आपके सामने, सर्किट आपके सामने है। कहता है सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं उन तमाम से गुजरने वाला, एक तो बेटा मालूम करें करंट और दूसरा पावर डेसिपेशन। ये आपके सामने सर्किट, इसी सर्किट को अब मैंने ये बनाया, ये आपके सामने सर्किट। बहुत तवज्जो से इस सर्किट में आप देखें, यहाँ से हमें डेटा मिलता है। सर्किट में आप देख सकते हैं दो सेल हैं। पहला सेल EMF 6 वोल्ट, दूसरा सेल EMF 10 वोल्ट। इसके बाद आप नाम दे सकते हैं जनाब, ये रेजिस्टेंस आपकी R1 है 1 ओहम लिखा हुआ है, R2 है 2 ओहम, R3 है 1 ओहम, R4 1 ओहम, R5 2 ओहम, R6 1 ओहम। आप देखें मैंने पॉइंटर कहाँ कहाँ रखा है ताकि आपको ये याद हो सके। टोटल सर्किट में कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, 6, और 2 सेल 2 बैटरी। आपने हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला ईच रेजिस्टेंस, जी बेटा आपने हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट भी मालूम करना है, पावर डेसिपेटेड। सॉल्यूशन में लेट करंट I1 एंड I2 भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो आपने चॉइस की कि I1 और I2 दोनों करंट जो सर्किट में गुजरने वाले करंट हैं
क्योंकि करंट का डिसीजन आपने खुद करना है। और आप देख सकते हैं इस पहली लूप में गुजरने वाला करंट I1 क्लॉकवाइज, दूसरी लूप में गुजरने वाला करंट I2 क्लॉकवाइज। कितनी लूप्स हैं? 2। बेटा पहली लूप कौन सी है? A, B, C, D और A। यह आपको याद रखना होगा पहली लूप। और इसमें हमने एज्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया कि करंट I1 क्लॉकवाइज। दूसरी लूप क्या है आपकी? F, C, B, E, F। और इस दूसरी लूप में गुजरने वाला करंट है I2 क्लॉकवाइज। तो हमारे इस सर्किट में कितनी टोटल बेटा 2 सेल हैं और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 6। अच्छा लूप कितने हैं बेटा? 2। पहला लूप फिर सुन लें, पहला लूप कौन सा है? A B C D A। दूसरा लूप कौन सा है? F से F C B E F। दोनों में करंट, एक में I1 और एक में I2, दोनों में गुजरने वाला करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ चॉइस हमारी अपनी थी तो हमने करंट को चूज किया क्लॉकवाइज। जी बेटा अब 1 बाय 1 आते हैं। अप्लाई करना है, 2 लूप हैं, अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल ऑन द लूप। पहला लूप A B C D A। आपने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना है इस पहले लूप पर, A B C D A पर। अब किरचॉफ सेकंड रूल अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल आसान है, समझ आएगा, अदरवाइज सर्किट वाला कोई न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आएगा। किरचॉफ सेकंड रूल में आपने क्या करना था? अलजेब्रिक सम, आपने सम लेना है पोटेंशियल चेंज का। एक क्लोज पाथ के अंदर पोटेंशियल चेंज का सम लें और वो सम इक्वल आए 0 के। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 और 4 पोटेंशियल चेंज। एक सर्किट के अंदर कितने पोटेंशियल चेंज? 4, इनका सम 0। ये है किरचॉफ सेकंड रूल। अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड रूल। अब जिनको किरचॉफ सेकंड रूल नहीं आता वो कभी भी प्लस माइनस को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं दोबारा सर्किट की जानिब जाता हूँ, तवज्जो ज़रा। पहला लूप देखो बेटा, पहला लूप नज़र आ रहा है, ये पहला लूप A B C D A पहला लूप है। ये करंट, मेजर करंट I1। अब गौर करो तो इस पहले लूप के अंदर 4 हैं। एक बैटरी है, पहला पोटेंशियल चेंज बैटरी से। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है और एक R3। 1 2 3 4। इस पहले लूप में 4 मरतबा पोटेंशियल में चेंज आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप 4 मरतबा, पोटेंशियल में चेंज 4 मरतबा। मेजर करंट इस लूप का I1। याद रखना है आपको, बहुत तवज्जो ज़रा। इस लूप के अंदर टोटल कितनी मरतबा पोटेंशियल में चेंज आएगा? 4 मरतबा। अब मैं स्टार्ट कहाँ से लेता हूँ? अब मैं बेटा स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से, ये नेगेटिव से। याद रहेगा, नेगेटिव से मैं शुरू कर रहा हूँ, नेगेटिव से। अब आपको याद होगा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। शुरू स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये नेगेटिव लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। आपको याद होगा जब भी चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब भी चार्ज फ्लो करता है, किरचॉफ सेकंड रूल अगर याद है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब भी चार्ज जंप करेगा लो से हाई, एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी गेन प्लस का साइन। अब ये आपके पास ये E1 EMF, ये E1 है, तो EMF E1 में देखें लो टू हाई,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। तो आप गौर करें यहाँ E1 के लिए, यहाँ देखें, गौर से देखें, E1 पॉजिटिव है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लो पोटेंशियल था। अच्छा, इसके बाद फिर लो टू हाई, E1 पोटेंशियल में चेंज E1 और साइन पॉजिटिव, यहाँ से चार्ज फ्लो करता है, चार्ज का फ्लो यानी कि करंट। अब करंट पहुंचा किसके पास? R1 के पास, R1 के पास करंट पहुंचा, किसके पास? R1 के पास। तो पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V इक्वल IR। तो I की जगह लिखेंगे करंट I1 और रेजिस्टेंस पहली R1। ये देखिए, ये लिखा है जी -I1R1, पोटेंशियल में चेंज। नेगेटिव क्यों लगाया? आपको वजह पता है, जब भी चार्ज रजिस्टर से गुजरेगा एनर्जी लॉस, पोटेंशियल में ड्रॉप जी। इसके बाद अब आते हैं R2, ये ज़रा समझने वाला है, ये बार बार आपको बताया। R2 यहाँ A से B, R1 से गुजरने के बाद अब करंट गुजरा B से C, R2। ये जो R2 है, इसको ज़रा तवज्जो से, हर वक्त हर लम्हा R2 में से दो करंट गुजर रहे हैं, सिर्फ R2, सिर्फ ये जो R2 है, हर वक्त इसमें से कितने करंट गुजर रहे हैं? दो, एक I1 और एक I2, सिर्फ इसमें से। I1 करंट ये क्लॉकवाइज चलते हुए, I1 करंट नीचे की जानिब, और इधर से I2 करंट ऊपर की जानिब। आपको याद है ना, यही कॉन्सेप्ट मैंने किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बताया, तमाम न्यूमेरिकल में भी। अब R2 में से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 है और एक I2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। तो नेट करंट होगा I1 माइनस I2, क्योंकि इस लूप का मेजर करंट I1 है, तो I1 पहले, I1 माइनस I2, ये नेट करंट इंटू R2। आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप R2 में नेट करंट हो गया I1 माइनस I2 इंटू R, ओहम्स लॉ IR। इसके बाद फिर यहाँ से B से C चलते हुए अब हम आए CD। अब D में कौन सी रेजिस्टेंस है? R4, पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे R4। यहाँ से चलते हुए दोबारा लो पोटेंशियल, सर्किट पूरा हो गया। ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आपके पास R3 के लिए, सिर्फ जी ये एक E1 एक पोटेंशियल चेंज, ये दूसरा R1 के लिए, ये तीसरा R2 के लिए, ये चौथा R3 के लिए। अब कीमतें दर्ज कर दें। शुरू में डेटा में बताया E1 6, R1 1 ओम, R2 2, R3 1, कीमतें दर्ज की। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 6 I1 मल्टीप्लाई 1 से, ब्रैकेट ओपन करें, -2I1 + 2I2। मज़ीद इस सारे को सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन 1 आपको मिली, 2I1 माइनस I2 = 3, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले लूप पर किरचॉफ सेकंड रूल लगाया, इक्वेशन नंबर 1 मिली आपको। अब बेटा आप अप्लाई करें किरचॉफ सेकंड रूल ऑन द लूप, दूसरा लूप FEBCF। एक मरतबा फिर किरचॉफ सेकंड रूल लगाएं लूप नंबर 2 पर, FEBCF। अब लूप नंबर 2 पर आ जाए। अब जवाब आप देंगे, जो जवाब दे गया जी बेटा उससे तो बात क्लियर हो जाएगी। अब ये लूप नंबर 2 है, FCBEF, लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 यहाँ से अब चलना है FEBCF, ये लूप, ये इस तरह। इस लूप के अंदर आपका इफेक्टिव करंट I2, एंटी क्लॉकवाइज I2,
अच्छा जी, इस लूप में अब मैं स्टार्ट लेता हूँ जी यहाँ से। देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ, अब मैं हाई से यहाँ से, ये मेरा स्टार्टिंग है। अब इस लूप में हाँ जी, एक सेल एक बैटरी है और रजिस्टर देखो कितने हैं, R2 R3 R4 R5, 1 2 3 4। इस लूप के अंदर कितने रजिस्टर हैं, टोटल 4 रजिस्टर है, एक बैटरी। स्टार्ट मेरा पॉजिटिव से, इस लूप के अंदर मैंने स्टार्ट लिया था नेगेटिव से, लेकिन अब इस लूप में मैं स्टार्ट लूँगा पॉजिटिव से। ठीक है जी। हाँ जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया जी, हाई पोटेंशियल टू लो। जब हाई से लो आऊँगा एनर्जी लॉस करूँगा, नेगेटिव साइन, तो ये E2 माइनस में, और आप यहाँ देख सकते हैं E2 माइनस में है। E2 माइनस में हाई से लो की जानिब जब किया, स्टार्टिंग में आप कहाँ से है, हाई से लो की जानिब, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एनर्जी लॉस, पोटेंशियल में चेंज आया, साथ माइनस E2 10 माइनस E2, हाई टू लो आ गया। इसके बाद यहाँ से चलते हुए F से C की जानिब। अब F से C की जानिब कौन सी रेजिस्टेंस है, 1 ओम की, और ये है आपकी R6। यहाँ से करंट चला जी, करंट है I2, रेजिस्टेंस R6, तो ओम्स लॉ क्या होता है, IR है ना ओम्स लॉ। करंट है I2, रेजिस्टेंस है R6, और माइनस का साइन, पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी लॉस। ये देखिए ये लिखा है माइनस I2 R6। उसके बाद फिर यहाँ से चलते हुए अब आए R2 की जानिब, R6 के बाद R2। याद है ना, बताया R2 में हर लम्हा कितने करंट हैं, 2, एक I1 और एक I2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। अब क्योंकि इस लूप का इफेक्टिव करंट I2 है, तो I2 पहले नेट करंट हो गया, I2 माइनस I1 R2। देखो ज़रा ये पोटेंशियल चेंज, I2 माइनस I1 R2, ओहम्स लॉ, IR, नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल चेंज। R2 के बाद यहाँ से चलते हुए B से E जी, अब आप R3 I2 R3, और फिर आप आएंगे R4 I2 R4 R5। ठीक है, अब ये सारे आपको मैंने सिखाए। इस लूप में टोटल 1 2 3 4 5 मरतबा पोटेंशियल ड्रॉप, ये आपको सिखा चुका हूँ। कीमतें दर्ज कर दें, E2 की जगह 10, R6 1, R2 2, R4 1, R5 2 जी, -10, I2 को 1 से मल्टीप्लाई I2, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 -2 I2 प्लस 2 I1 -I2 इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड आपको इक्वेशन मिलेगी 2, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 है 2I1 -6 I2 = 10। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। सिंप्लीफाई किया, 2 लूप है हमारे पास, दोनों पर अलग अलग किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया, 2 इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन नंबर 1 मिली और एक इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। क्या करना है, 2 - 1, पहले इक्वेशन 2 लिखें, फिर माइनस कर दें उसको इक्वेशन 1 से, पहले 2, ये 2 लिखी मैंने, 2I1 -6 I2 = 10, इक्वेशन 2, फिर माइनस करें इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है,
2i1 माइनस i2 3, माइनस कर रहा हूँ तो ये साइन बदल जाएंगे, i1 कैंसल, प्लस माइनस कैंसल जी। अब -6i2 प्लस i2 सॉल्व करेंगे, -5i2, 10 - 3 7, यहाँ से i2 हासिल करें, -5 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, i2 आया -1.4 i1। यहाँ से बेटा ज़रा आप तवज्जो से सुनना मेरी बात, मैंने हल किया तो i2 कितना आया, -1.4 एम्पियर। i2 करंट की वैल्यू आई -1.4 एम्पियर। अब यहाँ देखें ये i2 करंट माइनस में आया है, बेटा करंट कभी नेगेटिव नहीं होता, करंट की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कहीं तो मिस्टेक हुई। तो ज़रा एहतियात से तवज्जो से सुनना, इसलिए मैंने लिखा है द नेगेटिव साइन ऑफ करंट i2 आंसर जो आया उसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट जाहिर करता है इट इज़ नॉट फॉलोइंग थ्रू द लूप, कि करंट वैसे नहीं है जैसे कि हमने शुरू में एज्यूम किया। करंट i2 के आंसर पर गौर करें, कौन सा साइन, नेगेटिव साइन आया, इट इज़, ये नेगेटिव साइन। अब करंट तो कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज़ नॉट फॉलोइंग थ्रू द लूप, तो हकीकत में करंट वैसे लूप के अंदर फ्लो नहीं कर रहा जैसे कि हमने पहले एज्यूम किया। ये देखो आपकी याद दहानी के लिए हमने यहाँ क्या लिखा था, करंट i1 और i2 शुरू में क्या कहा था, क्लॉकवाइज। हमने शुरू में फ़र्ज़ किया था करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज तो फिर करंट नेगेटिव तो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमने क्या करना है, करंट थ्रू द लूप इज़ एंटी क्लॉकवाइज, हमने इस माइनस को प्लस करना है, तो हमने लूप के करंट को क्लॉकवाइज के बजाय रिप्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है शुरू में जो हमारी अजम्पशन थी, हमने करंट को क्लॉकवाइज जो माना था वो गलत था। शुरू में हमने करंट को क्लॉकवाइज माना, वो गलत है, वो अजम्पशन गलत थी, क्योंकि क्लॉकवाइज मानने पर करंट नेगेटिव आया, जबकि करंट नेगेटिव नहीं होता। इसलिए अब हम करेक्शन कर रहे हैं, करंट थ्रू द लूप इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे करंट जो गुजर रहा है वो हकीकतन क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंड नॉट इन क्लॉकवाइज एज एज्यूम्ड अर्लियर। जो हमने पहले करंट को क्लॉकवाइज माना था वो गलत था, क्योंकि क्लॉकवाइज मानने पर करंट नेगेटिव आया। तो इसलिए अब मैं यहाँ क्या करूँगा, करंट को क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज करूँगा। एंटी क्लॉक, तवज्जो है ना, तवज्जो बेटा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज करूँगा, करंट की डायरेक्शन को उल्टाऊँगा। तो जब करंट की डायरेक्शन को उल्टाऊँगा तो फिर सारे साइन बदल जाएंगे, इक्वेशन 1 के सारे साइन बदल जाएंगे। पहले इक्वेशन 1 जो थी, पहले आपके पास इक्वेशन 1 ये थी, ये याद दहानी के लिए अब मैं लिख रहा हूँ। पहले इक्वेशन 1 जो थी 2i1 माइनस i2 = 3। पहले इक्वेशन 1 ये थी, ये इक्वेशन 1 उस वक्त थी जब करंट हमने क्लॉकवाइज, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि करंट क्लॉकवाइज गलत है। अब हमने क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज फर्ज कर लिया, तो जब करंट की डायरेक्शन उल्टी, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट की डायरेक्शन उल्टी तो ये सारे उलट गए, ये 2i1 हो गया अब -2i1, i2 नेगेटिव था तो प्लस i2, 3 पॉजिटिव था तो -3। बात क्लियर हो गई जी। करंट क्लॉकवाइज से जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज अब लिया तो जो साइन नेगेटिव साइन, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट नेगेटिव साइन आया, तो ये पहले ये 2i1 पॉजिटिव था माइनस, i2 नेगेटिव था प्लस, 3 पॉजिटिव था माइनस। क्लियर हो गया ये स्टेप।
अब क्या करना है, I2 की कीमत यहाँ दर्ज कर, साइन उल्टा देने के बाद अब I2 की कीमत ये वाली, ये I2 की कीमत दर्ज कर दें यहाँ, -2I1, I2 की जगह -1.4 -3, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, सॉल्व करें -1 पॉइंट्स, -2 मल्टीप्लाई, अब माइनस माइनस से कैंसिल जी, 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो डिवाइड किया तो I1 करंट कितना आया, I1 0.8 एम्पेयर पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर दी, ये इक्वेशन 1 थी, इसके सारे साइन उल्टा दिए, ऑपोजिट, माइनस लगाया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई, ये -2I1, ये प्लस I2 और ये प्लस I3। अब I2 की कीमत दर्ज की, सारे को सिंप्लीफाई, तो I1 करंट 0.8 एम्पेयर पॉजिटिव। अब रिजल्ट की जानिब आते हैं जनाब। रिजल्ट तवज्जो से बेटा, जी रिजल्ट की जानिब, करंट थ्रू R1 एंड R3, R1 और R3 से गुजरने वाला करंट I1 है और वो है 0.8 एम्पेयर। इसी तरह करंट जो गुजरा R2, R4, R6 से I2 1.4 एम्पेयर, मैग्नीट्यूड 1.4। फिर आपको ये भी याद होगा करंट थ्रू R2 से गुजरने वाला करंट नेट करंट था, याद है ना आपको सर्किट, R2 से गुजर, हर वक्त 2 करंट गुजर रहे हैं, तो R2 से गुजरने वाला नेट करंट I1 माइनस I2। I1 पहले क्यों लिखा, कीमतों पर तवज्जो, I1 ज़्यादा है ना, सॉरी नेट करंट I1 माइनस I2। जी बेटा, अब I1 आपने यहाँ दर्ज किया 0.8, फिर माइनस, और यहाँ I2 की जगह -1.4, -1.4, जो कि ऑलरेडी हमारा शुरू में हमने यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी थी, यहाँ असल हालत में -1.4, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 2.2, तो नेट करंट R2 से गुजरने वाला 2.2 एम्पेयर। आंसर टेक्स्ट बुक के मुताबिक। R1 और R3 से गुजरने वाला करंट I1, R4, 5, 6 से गुजरने वाला करंट I2 मैग्नीट्यूड, नेट करंट R2 से गुजरने वाला जी, तो हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट आ गया। इसके बाद अब क्या चाहिए, पावर डेसिपेशन, 1 बाय 1 हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाली पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेटेड इन R1 के अक्रॉस जो पावर ज़ाया हुई, पावर डेसिपेटेड R1 वो है P1। पावर का फार्मूला I²R, क्योंकि R1 ने सबके साथ 1 आएगा, पावर भी 1, करंट भी 1, रेजिस्टेंस भी 1। पावर का फार्मूला I²R, पावर डेसिपेटेड चाहिए 1 के लिए, सबके साथ 1, कीमतें दर्ज I1, ये अभी I1 ये 0.8 का स्केल, R1 डेटा शुरू में देख सकते हैं 1, इसका स्केल लें 1 से मल्टीप्लाई, तो पहली पावर P1 0.64 वाट। इसी तरह आप पावर डेसिपेटेड इन R2 के अक्रॉस पावर P2, फार्मूला अब देखें R2 है ना, R2 में करंट था नेट करंट ये वाला, I1 माइनस I2 का स्केयर R2, I1 माइनस I2 2.2 का स्केयर R22, स्केयर लें 2 से मल्टीप्लाई हल करेंगे तो पावर P2 9.68 वाट। फार्मूला यही है। इसी तरह सिमिलरली बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। P3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 का स्केयर R3, P4 के लिए I4 का स्केयर R4, बाकी सारी P3, P4, P5, P6 ये बाकी सारी पावर आप इसी तरह खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपने हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट भी आपने मालूम किया,
और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डेसिपेटेड भी आपने ये खुद कैलकुलेशन कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।